डिम्पल जैसे ही कैफे के अंदर आई, वो एक वेटर से टकरा गई, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर जाता है। विक्रम भी डिम्पल की तरफ देखने लगा, उलझे हुए बालों के साथ साथ उसका मासूम सा चेहरा, पतले से सुर्ख गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी आंखों में भरे हुए काजल और हवाओं से लहराते हुए लंबे बाल। विक्रम बस उसकी तरफ देखकर आकर्षित हो गया था। डिम्पल अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मैं देखकर नहीं चल रही थी। तभी कैफे का मैनेजर वहां आ जाता है और डिम्पल को देखकर बोला, क्या हुआ मैम, वेटर ने कुछ किया क्या? नहीं सर, गलती मेरी है। आप इनसे कुछ मत बोलिए। जो कुछ भी टूटा है उसके बिल मैं पे कर दूंगी। कहते हुए डिम्पल विक्रम को ढूंढने लगी। उसे साइड में लगे हुए टेबल के सामने एक नौजवान नजर आया। उसके कपड़े और स्टाइल से इम्प्रेस होकर डिम्पल मन ही मन में बोली, हो ना हो यही विक्रम सिंह चौहान है। डिम्पल बेफिक्र अंदाज में वहां आकर विक्रम को देखते हुए बोली, हाय मिस्टर चौहान, मैं डिम्पल सिंघानिया हूँ। विक्रम एक पल के लिए शॉक्ड हो गया और अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, आप तो मुझे जानती हैं, लेकिन आप पूरे 2 मिनट लेट हैं। अगर आप मेरी कोई बिजनेस क्लाइंट होती तो मैं चला जाता। लेकिन डिम्पल उसकी बातों को इग्नोर करके उससे हाथ नहीं मिलाती है, सामने के चेयर को खींचकर बैठ जाती है। इतने में विक्रम कहता है, मैंने आपसे बैठने के लिए नहीं कहा था, मैं अपने हाथ आगे बढ़ाकर आपसे हाथ मिलाना चाहता था और आपने मुझे इग्नोर करके बिना मेरे परमिशन के ही बैठ गई। डिम्पल विक्रम की बातों को सुनकर हैरान रह गई, लेकिन वो अपने अंदाज में बोली, मिस्टर चौहान, ना आप मेरे दोस्त हैं और ना ही दुश्मन, तो फिर हाथ क्यों मिलाना? रही बात बिना आपके परमिशन के, आपके सामने मैं चेयर पर बैठ गई हूँ, ये तो आपको कहना चाहिए। किसी भी लड़की को ऐसे अपने सामने खड़े रखना शोभा नहीं देता है आपको। तब तक वेटर आता है। विक्रम 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है। डिम्पल सिर्फ उसकी ओर देखती जा रही थी। विक्रम बिना देरी किए हुए कहा, आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, तो ये भी जानती होंगी, ये शादी शादी नहीं, एक डील है। दुनिया की नज़रों में भले ही हम पति पत्नी की तरह नाटक करें, लेकिन असल में हम पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाएंगे। मेरी कुछ शर्तें हैं मिस सिंघानिया, अगर आप उन शर्तों को मानती हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। डिम्पल हिचकिचाते हुए बोली, ऐसी कौन सी शर्तें हैं आपकी मिस्टर चौहान? मेरी पहली शर्त है, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा मिस सिंघानिया, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। ना तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ से मतलब है और ना मुझे तुमसे मतलब है। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, तुम्हें कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है। डिम्पल को विक्रम की बातों को सुनकर गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में विक्रम से पूछ बैठी, मिस्टर, शादी के बाद अगर मैं आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती हूँ और अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या उस बच्चे पर मेरा अधिकार नहीं होगा? नहीं, क्योंकि 1 साल बाद तुम मेरी पत्नी नहीं रहोगी, मेरे बच्चे की माँ रहोगी, लेकिन उस बच्चे पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। आपने इतनी बड़ी बात को बिना सोचे समझे कैसे कह दिया? रिश्तों में डील करते करते कहीं आप अपने को आप बिजनेस टाइकून नहीं, बल्कि एक छोटी सोच का गिरा हुआ नीच इंसान बना रहे हैं, जिसकी सोच इतनी छोटी और घटिया हो सकती है। उसके साथ कोई भी लड़की शादी करके कभी भी खुश नहीं रह सकती है। रिश्ते में बिजनेस नहीं किया जाता है। मैं ये शादी करने के लिए इसलिए तैयार थी क्योंकि मैं अपने डैड को कभी भी हर्ट नहीं होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरे लिए सबसे पहले मेरी फीलिंग है, उसके बाद कोई और। लेकिन मुझे बेहद ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसा इंसान रिश्तों को बिजनेस डील की तरह समझता है, वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता है। डिम्पल बोले जा रही थी। विक्रम को गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, शट अप। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर डिम्पल थोड़ी सी सहम गई थी और आसपास के लोग भी विक्रम को देखने लगे। डिम्पल कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम बोला, बस, बहुत सुन चुका हूँ मैं, अब मेरा लास्ट डिसीजन सुनो। अगर तुम्हें यह शादी करनी है
तो इस एग्रीमेंट पर साइन करके ले आना, और नहीं करनी है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे स्पीच देने की कोशिश भी मत करना तुम, समझी। विक्रम वहां से निकलकर बाहर चला गया और अपनी कार में बैठकर चला गया। डिम्पल पानी का गिलास लेकर एक बार में ही सारा पानी पी गई। तभी पीछे से एक वेटर बोला, मैम आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। डिम्पल उस एग्रीमेंट पेपर को लेकर कैफे के बाहर चली आई। उसका माथा ठनका हुआ था। उसका दिल किया कि वो अभी अपने डैड को कॉल करके अभी शादी करने से मना कर दे। फिर उसे अपने डैड की सारी बातें याद आने लगीं। वो खुद को दिलासा देते हुए बोली, अब मैं तुम्हें बताऊंगी बिजनेस डील कैसे की जाती है और रिश्तों में डील कैसे की जाती है। मिस्टर चौहान, तुम जैसा घमंडी और अकड़ से भरे इंसान की अकड़ की मैंने धज्जियां ना उड़ा दी तो कहना। मैं अब तुमसे ही शादी करूंगी अब। डिम्पल घर चली आई। घर वालों के चेहरे को देखकर डिम्पल समझ गई थी कि सारे लोग उसकी हाँ या ना सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। डिम्पल अपने डैड के पास आकर उनसे कहने लगी, डैड रात होने वाली है, कल सुबह आराम से बात करते हैं, मुझे नींद आ रही है। डिम्पल अपने कमरे में चली गई। वो बिना ड्रेस चेंज किए ही बेड पर लेटकर विक्रम की कही हुई एक एक बातों को याद करके उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो अपने मन में सोचने लगी, ऐसे इंसान भी होते हैं। मैंने अपने लाइफ पार्टनर में ये खूबियाँ नहीं मांगी थी गॉड। मुझे तो एक सीधा सा प्यार करने वाला इंसान चाहिए था, जिसके प्यार से मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। और आपने मुझे एक ऐसे इंसान से मिला दिया जिसे रिश्तों की कदर नहीं है। वो मुझसे प्यार क्या करेगा, जो कि पहले ही मेरी भावनाओं को आहत कर चुका है, जो प्यार भरे रिश्तों का सौदा करना चाहता है। क्या इश्क का भी सौदा किया जाता है? डिम्पल बेड पर लेटे हुए बस विक्रम की बातों को ही याद कर रही थी। आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो गई थी। रह रहकर उसे बस विक्रम की बातें उसके दिल को ठेस पहुंचाने का काम कर रही थी। दरवाजे पर डिम्पल की मॉम की दस्तक होती है। डिम्पल अपनी मॉम को देखते हुए बोली, मॉम आप सो ही नहीं? कब सोने जाना है आपको? तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है बेटा? क्योंकि मैं डैड के बारे में सोच रही थी, इसलिए नींद नहीं आ रही है मुझे। और आप, तुम्हारे बारे में परेशान क्यों हो? विक्रम पसंद तो आया ना तुम्हें? कैसा लड़का है वो? डिम्पल अपनी माँ के उत्सुकता भरे चेहरे को देखकर अपने मन में बोली, पसंद तो उसे किया जाता है ना जिसके साथ पूरी उम्र गुजारना हो, उसे नहीं जो रिश्ते भी कागज के टुकड़े पर बनाता हो और ख़त्म भी करता हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे अगर किसी से भी प्यार हो तो वो विक्रम बिल्कुल ना हो, क्योंकि प्यार के लिए सिर्फ दो लोगों का दिल ही नहीं मिलता है, बल्कि बहुत कुछ समझना भी ज़रूरी होता है। और वो इंसान मुझे कभी नहीं समझ सकता है और ना ही कभी मेरी कदर कर सकता है वो। डिम्पल क्या हुआ बेटा, किस सोच में डूबी हुई हो? बस ऐसे ही मॉम, इस जिंदगी में किसी का प्यार फ्री में नहीं मिलता है ना, सारी चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो या फिर कोई और रिश्ता। जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है ना मॉम, सब्र भी करना पड़ता है। देखो ना मॉम, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि प्यार कभी मुफ्त में मिलने वाला कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इसे कमाना पड़ता है। और आज एक और बात का एहसास हुआ है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ सबको मिलता नहीं है। किसी के हिस्से में ज़्यादा प्यार मिलना लिखा होता है तो किसी की किस्मत में किसी का साथ उम्र भर भी नहीं मिलता है। इतना कहकर डिम्पल सवालिया निगाहों से अपनी मम को देखने लगी। मिसेस सिंघानिया अपनी बेटी की सिर पर हाथ रखते हुए बोली, आज मेरी डिम्पल सचमुच में बहुत बड़ी हो गई है। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मेरी बेटी इतनी समझदार भी हो सकती है। मॉम, अब मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, तुम आराम से सो जाओ। मिसेस सिंघानिया डिम्पल के कमरे से बाहर चली जाती हैं। उनके जाते ही डिम्पल खुद से कहने लगी, मुझे भी नहीं पता था मैं इतनी ज़्यादा समझदार हो सकती हूँ। रात बीत चुकी थी,
सुबह की किरणें डिम्पल की जिंदगी का वो सुबह लेकर आई थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो खुद से ही फैसला कर चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर सारे लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे। डिम्पल रेडी होकर अपने डैड के पास आते हुए बोली, मैं मिस्टर चौहान से मिलने जा रही हूँ डैड। क्या तुम उन्हें अपना डिसीजन सुनाने जा रही हो? हाँ डैड, बहुत सोच समझ कर मैंने यह डिसीजन लिया है जिससे मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। अपने डैड को बाय बोलकर डिम्पल अपनी कार में बैठकर वो मिस्टर चौहान से मिलने उनके ऑफिस चली गई। पूरे रास्ते बस उसे रह रहकर विक्रम की बातें याद आने लगीं। कभी उसका दिल करता वो विक्रम की बातों को अपने डैड से बोल दे, तो कभी वो अपने डैड और फैमिली के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर ले। डिम्पल मिस्टर चौहान के ऑफिस पहुंच गई थी। ऑफिस की बिल्डिंग बहुत ही बड़ी और शानदार थी। अंदर आकर पार्किंग में अपनी कार को लगाते हुए वो रिसेप्शन में आकर पूछने लगी, मुझे मिस्टर चौहान से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट लिया ना? नो, सॉरी मैम, लेकिन आप बिना अपॉइंटमेंट के मिस्टर चौहान से नहीं मिल सकती हैं। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं वेट कर लेती हूँ। प्लीज़ आप एक बार कॉल करके कहिए मिस सिंघानिया मिलने आई हैं। वो मना नहीं करेंगे। रिसेप्शनिस्ट मिस्टर चौहान को कॉल लगाती है। कॉल रिसीव करते ही सारी बातें मिस्टर चौहान जानते हुए बोले, उनसे कहो मेरा 2 घंटे वेट करें। कहते हुए कॉल कट कर देता है। रिसेप्शनिस्ट डिम्पल की तरफ देखते हुए बोली, सर ने आपको 2 घंटे तक वेट करने के लिए कहा है। ओके, थैंक यू। डिम्पल वहीं वेटिंग रूम में बैठकर मिस्टर चौहान के आने का वेट करने लगी। लेकिन 2 घंटे बीत चुके थे। 2 से 3 और 3 से 4, लेकिन मिस्टर चौहान अपने केबिन से एक बार भी नहीं निकले थे। तो डिम्पल गुस्से में बिना किसी की परमिशन के उनके केबिन में आ जाती है और मिस्टर चौहान को देखकर अचानक से वो उनके करीब आकर बोलने लगी, शायद आपके लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए एक एक सेकंड बहुत मायने रखती है। मिस्टर चौहान, आप पिछले 4 घंटे से मुझे वेट करने के लिए कहकर आप यहाँ वीडियो गेम खेल रहे हैं। रिलैक्स मिस सिंघानिया, इतनी जल्दी भी क्या है? आप रिलैक्स होकर चेयर पर बैठिए और मुझे बताइए क्या डिसीजन लिया है आपने। डिम्पल चेयर पर बिना बैठे ही मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए बोली, मैं एग्रीमेंट पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। मैं शादी के लिए रेडी हूँ मिस्टर चौहान। डिम्पल उस एग्रीमेंट पेपर को अपने सामने रखते हुए बोली, मैंने साइन भी कर दिया है और ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। मिस्टर चौहान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई थी। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि डिम्पल जैसी उच्च विचारों वाली लड़की 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कैसे मान गई। डिम्पल भी अपने दिल में ठान चुकी थी कि वो मिस्टर चौहान को शादी निभाने के लिए मजबूर कर देगी। डिम्पल जैसे ही विक्रम को एग्रीमेंट पेपर देती है, वैसे ही विक्रम के चेहरे पर खुशी छा गई थी। वो इस बात से खुश था कि 1 साल ही तो इस शादी का नाटक करना होगा, उसके बाद वो आज़ाद हो जाएगा अपनी लाइफ में। लेकिन किस्मत को क्या मंजूर है, ये कोई नहीं जानता था। डिम्पल अभी भी चेयर पर बैठी हुई थी, सामने विक्रम को बस एकटक देखे ही जा रही थी। तो तुमने डिसाइड कर ही लिया है ना मेरी वाइफ बनना है तुम्हें? सोच लो एक बार फिर से, कहीं पछताना ना पड़े, क्योंकि 1 साल तक तुम चाह कर भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती हो और ना ही छोड़कर कहीं जा सकती हो। तुम्हें मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, अब इसमें सोचना क्या है मिस्टर चौहान? बकरा, नहीं नहीं, बकरी खुद हलाल होने के लिए तैयार है, तो पीछे हटकर भी क्या होगा? डिम्पल अपने मन में सोच रही थी। अब साइलेंट क्यों हो तुम? मैं साइलेंट क्यों रहूंगी? डिम्पल सिंघानिया ने फैसला कर लिया है तो वो पीछे हटने वाली नहीं है। तो फिर चलो, कहाँ जाना है अभी? शादी करने, मैरिज रजिस्टर ऑफिस। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए ना किसी पंडित की जरूरत होती है और ना शहनाई की और ना ही मंडप की। बात शादी की हुई है, ताम झाम की नहीं।
डिम्पल को तो शॉक्ड लगा। वो विक्रम को कैसे मना कर सकती थी। वो चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन फिर वो रुककर बोलने लगी। मिस्टर चौहान, लेकिन मेरी एक बात है। मैं शादी के बाद भी कॉलेज जाना नहीं छोड़ सकती हूँ, आपके कहने पर भी नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कॉलेज जाना है, जॉब करना है, करो। मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। डिम्पल अब मिस्टर चौहान के साथ केबिन से बाहर निकलने लगी। तभी ऑफिस के सारे वर्कर उन दोनों को साथ में देखकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। विक्रम अपनी कार को पार्किंग से ले आया और वो मोबाइल पर किसी से बात करने में बिजी हो गया। डिम्पल आगे आकर उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई। विक्रम बात करते हुए डिम्पल की सीट बेल्ट बांधने लगा। डिम्पल बस उसी को देखकर अपने मन में सोचते हुए बोली, ये मुझसे भी कह सकता है ना कि सीट बेल्ट लगा लूं, लेकिन बोलने से इसके ईगो को हर्ट होगा ना। कॉल कट करके विक्रम अपनी कार को ड्राइव करने लगा। डिम्पल विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, जिसे समझकर विक्रम हंसते हुए कहा, मिस सिंघानिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कहीं शादी को लेकर तो टेंशन नहीं है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, कुछ कहना है तुम्हें? हाँ, क्या कहना क्या चाहती हो? शादी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिस्टर चौहान। मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए, ताकि जब भी मैं खुद को अकेला महसूस करने लगूं तो मुझे ये एहसास हो कि आप मेरे साथ हैं, बस कुछ पल के लिए ही। कहीं तुम मेरे साथ जिंदगी भर साथ रहने का इरादा तो नहीं कर लिया ना मिस सिंघानिया? अगर ऐसी बात है तो भूल जाओ, क्योंकि मैं वो शख्स हूँ जो कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देता हूँ, और ना ही किसी को अपनी मर्जी के बगैर जाने देता हूँ। डिम्पल चुप हो गई। वो अपने मन में सोचने लगी, इतना बड़ा फैसला आखिर एक पल में कैसे ले लिया मैंने। अगर पीछे हट गई तो डैड का सारा बिजनेस डूब जाएगा। बचपन से मेरे डैड ने मेरी सारी फरमाइशों को पूरा किया। मेरे सुपर हीरो हैं मेरे पापा। एक साल ही तो है ना, बुरा सपना समझकर जी लूंगी इसके साथ मैं। लेकिन क्या जिंदगी भर मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ? शादी तो जन्मों जन्म का रिश्ता होता है ना। कागज के टुकड़ों पर कोई भी रिश्ता बनता या टूटता नहीं है, बल्कि ये तो दो दिलों का बंधन है। ये कैसी शादी है जहाँ ना एक दूसरे पर भरोसा है और ना ही प्यार। ये दो चार पल में खत्म हो जाए, ऐसा रिश्ता नहीं है। मैं उम्र भर इस रिश्ते को निभाऊंगी, वादा है मेरा, और आपको भी निभाने पर मजबूर कर दूंगी। मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने विक्रम अपनी कार को रोकता है। तभी एक आदमी उनके कार के पास आते हुए कहा, सर, अगला नंबर आपका ही है। मैंने कुछ लोगों को गवाह के तौर पर बुला लिया है। बस आपका और आपकी होने वाली वाइफ का साइन चाहिए होगा। ठीक है, तुम जाओ ऑफिस में, हम अभी आते हैं। वो आदमी चला जाता है। विक्रम कार से डिम्पल को उतरने के लिए कहता है, लेकिन डिम्पल तो किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। विक्रम उसे खोए हुए देखकर बोला, मिस सिंघानिया, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें? सॉरी मिस्टर चौहान, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, कहकर डिम्पल अपनी दोस्त से बात करने के लिए कुछ दूर जाकर एक जगह खड़े होकर अपनी दोस्त अंजलि को कॉल लगाने लगी। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करते ही अंजलि गुस्से में बोलने लगी, डिम्पल, क्या हो गया है तुझे? शिमला से आने के बाद तू ना तो कॉलेज आई और ना ही कोई कॉल किया। सब कुछ ठीक तो है ना? मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। मैं बहुत परेशान हूँ अंजलि। इतने बड़े सच को मैं अपने सीने में दफन किए हुए हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इस सच को छिपा पाऊंगी ज्यादा दिन तक। कैसे भूल जाऊं उस मंजर को? मैंने अपनी ही कार से किसी की जान ली है। खून हुआ है मेरे हाथों से। इस भयानक सच को जितना भी छिपाने की कोशिश कर लूं, लेकिन नहीं छिपा पा रही हूँ। वो लेडी प्रेग्नेंट थी। उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही, इतना कहकर डिम्पल वहीं फूट फूट कर रोने लगी थी। अंजलि उसे ऐसे रोते हुए सुनकर समझाते हुए बोली, डिम्पल, तू रो मत, अपने आप को संभाल।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ना ही तुमने जानबूझकर किया है। तो फिर इतना क्यों रो रही हो तुम? खुद को संभालो डिम्पल। कैसे संभालूं मैं उस हादसे को जो मुझे चैन से जीने नहीं देता है? वो डेट मैं भुला नहीं पा रही हूँ। 25 दिसंबर, जिस दिन तेरा बर्थडे था। इतने खुशियों से भरे दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मनहूस दिन बना दिया ऊपर वाले ने। उस लेडी के दर्द का एहसास हो रहा है मुझे। रह रहकर मैं जब भी उस पल को याद करती हूँ, सिर्फ रोना आता है, सिर्फ रोना। इतना कहकर डिम्पल कॉल कट कर देती है, लेकिन पीछे खड़ा विक्रम सारी बातें सुन चुका था। उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा झलक रहा था, मानो किसी ने उसकी आंखों में लाल अंगारे जला दिए हों। चेहरे पर गुस्सा और नफरत। जिस सच को वो छुपा रही थी, आज वही सच विक्रम को पता चल गया था। डिम्पल जैसे ही मुड़ती है, उसे सामने विक्रम नजर आता है। वो उसके सामने से जैसे ही गुजरने लगी, विक्रम गुस्से में उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए, अपने करीब खींचते हुए उसे कार के पास ले आया और उसकी बाहों को कसकर पकड़ते हुए सवाल करने लगा। 26 दिसंबर को क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पूरा सच बताओ मुझे। क्या किया था तुमने? क्या? लीव मी मिस्टर चौहान। पेन हो रहा है मुझे। मेरे दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। क्या किया था तुमने? बताओ मुझे, वरना आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आप पागल हो गए हैं क्या? कैसे बिहेव कर रहे हैं आप मेरे साथ? 26 दिसंबर को चाहे जो कुछ भी हुआ हो, आपको उससे क्या मतलब है? क्यों बताऊं मैं आपको उस रात क्या हुआ था? मतलब है, मेरा उससे मतलब है। तुम जानती भी हो, जिस लेडी को तुमने अपनी कार से रौंद डाला, वो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे की होने वाली माँ थी। जिसे ढूंढने के लिए मैंने सारे शहर को छान डाला, वो मुझे ऐसे मिलेगी कभी सोचा नहीं था। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे। क्यों छीना तुमने मुझसे मेरी खुशियों को? क्या मिला तुम्हें ये सब छिपाकर? डिम्पल का पूरा बदन विक्रम के गुस्से को देख कांपने लगा था। आज से पहले उसने कभी किसी को इतने गुस्से में नहीं देखा था। विक्रम की आंखों में न सिर्फ गुस्सा था, बल्कि नफरत भी थी। ऐसी नफरत कि जो अभी डिम्पल को जान से मार डालेगा। इतनी नफरत, इतना गुस्सा आखिर तुम्हारे दिल में कहाँ से आ गई? मैं तो तुमसे एक अजनबी की तरह मिली थी और हमसफर बनने की चाह में मैंने अपनी ही जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। एक ऐसे इंसान की कठपुतली बन गई हूँ जो मुझ पर सितम भी ऐसे करता है जैसे मुझ पर से अपना एहसान उतार रहा हो। मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ से पीछे मुड़ना आसान नहीं है। मैं मजबूर भी हूँ और निडर भी। नहीं पता कि कल क्या होगा। नहीं जानती मेरी किस्मत मुझे किस ओर ले जाएगी। विक्रम गुस्से में डिम्पल के हाथ को मरोड़कर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी डिम्पल। मेरी पूजा को जैसे दूर किया तुमने, मैं तुम्हारी फैमिली को तुमसे दूर कर दूंगा। और मैंने अपने बच्चे को खो दिया, वो इस दुनिया में आने से पहले ही। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए थे। साफ साफ पता चल रहा था कि उसने अपनी जिंदगी को खो दिया था। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए थे। साफ साफ पता चल रहा था कि उसने अपनी जिंदगी को खो दिया था। विक्रम की आवाज में दर्द के साथ साथ नफरत भी थी। वो डिम्पल को घसीटते हुए कार के पास ले आता है और अंदर जबरदस्ती बैठाता है, जिससे डिम्पल के माथे पर कांच से चोट लग जाती है। लेकिन माथे पर कट लगने की वजह से ब्लड निकल रहा था। उसके चोट को देखकर भी वो अनजान सा बना रहा। विक्रम कार में बैठता उससे पहले ही उसका मोबाइल बजने लगा। कॉल ऑफिस से आ रहा था। वो कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। हेलो सर, हमारी कंपनी ने सिंघानिया कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। अब से सिंघानिया कंपनी ही नहीं, बल्कि उनके सारी कंपनी हमारे नाम हो गई हैं। मिस्टर सिंघानिया से अब हमें कोई मतलब नहीं रहा। आपके डैड ने उनसे अपना बदला ले लिया है। अब उनके पास सिवाय उस घर के कुछ नहीं रहा है। उन्होंने ही मुझे आपको ये गुड न्यूज़ देने के लिए कहा है। शाम को पार्टी होने वाली है, इस खुशी के लिए जश्न में। विक्रम सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो गया था, जैसे उसे बहुत बड़ी जीत हासिल हुई हो। वो डिम्पल की तरफ देखते हुए कहा, आज डैड का सपना पूरा हो गया है और मुझे जिसकी तलाश थी
वो भी खत्म हो गया। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। विक्रम कॉल कट करके अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करते हुए निकल पड़ा। डिम्पल उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मिस्टर चौहान, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। अनजाने में हुई गलती को माफ कर दिया जाता है। उस दिन जो भी हुआ था वो मेरी भूल थी। आप चाहें तो मुझे अरेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन मेरे पापा को इन सब में मत लाइए। उन्होंने कुछ नहीं किया है। विक्रम जब भी डिम्पल की बातों को सुनता, उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कार की स्पीड को बढ़ाते हुए डिम्पल को लेकर उसी के घर पहुंच गया था। डिम्पल को बहुत ही हैरानी हुई थी। वो विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ छोड़ने आए हो? नहीं, तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनाने नहीं, बल्कि एक गुड न्यूज़ दिखाने वाला हूँ। विक्रम डिम्पल का हाथ पकड़ते हुए उसे घर के सामने ले आया। घर के अंदर सारे लोगों के चेहरे पर टेंशन उभरी हुई थी। मिस्टर सिंघानिया अपनी पत्नी से बोल रहे थे, अब हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। डिम्पल कहाँ है? उसे कॉल लगाओ। अब हमारे और बलवंत के बीच के सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। मैं उस मक्कार और धोखेबाज से नफरत करता हूँ। मैं आज खुद उससे तमाम रिश्ते तोड़कर आया हूँ। मुझे ऐसे घर में अपनी बेटी नहीं देनी है जहाँ ऐसे लोग रहते हों। तभी डिम्पल की माँ की नज़र दरवाजे पर पड़ी। वो डिम्पल को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी और उनके हाथ से कॉफी का मग छूटकर नीचे गिर गया। डिम्पल की मांग भरी हुई थी और गले में वरमाला डाले हुए वो अपनी बेटी को देखकर अपने कदम वहीं रोक लेती हैं। अपनी पत्नी को देखकर मिस्टर सिंघानिया भी दरवाजे के सामने देखते हैं तो वो भी हैरान रह गए थे। डिम्पल जैसे ही घर के अंदर अपने पाँव रखती है, उसके पापा चिल्लाते हुए बोले, वहीं रुक जाओ डिम्पल, तुम इस घर के अंदर नहीं आ सकती हो। डैड, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी डिम्पल। डैड, दादी माँ, आप देखिए ना, डैड मुझसे कैसे बातें कर रहे हैं। विक्रम सब कुछ देख रहा था। मिस्टर सिंघानिया अपनी बेटी के पास आते हैं और उसे खींचकर एक तमाचा लगाते हुए बोले, बेवकूफ़ लड़की, तुमने एक बार भी नहीं बताया तुम शादी करने वाली हो, वो भी उस इंसान के साथ जिसने तुम्हारे बाप को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। कुछ नहीं रहा हमारे पास। डिम्पल, इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया तुमने? मैंने तुमसे सिर्फ मिलने को कहा था। आज सुबह इतना बड़ा धोखा मिल गया हमें। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और मेरी बेटी ने आज जो कुछ भी किया, उससे तो और भी ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई है। डैड, मैं आपको कुछ बताना, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये शादी, कुछ नहीं सुनना है हमें। डिम्पल, आज मेरी ही बेटी ने मेरे साथ धोखा दिया है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम इस घर में दोबारा कदम तभी रख सकती हो जब उस इंसान से सारे रिश्ते खत्म करके आओगी, वरना ना इस घर में तुम्हारे लिए जगह है और ना ही हमारे दिल में। इससे पहले कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से बाहर करूं, तुम खुद चली जाओ। डिम्पल रोते हुए अपने पापा से कहती है, मुझे लगा था कि आज घर आकर अपने डैड से कहूँगी कि आज उनकी बेटी एक नई शुरुआत करने वाली है, तो वो आप अपनी बेटी की गलतियों को नज़रअंदाज करके उसे नई शुरुआत करने की दुआएं देंगे, अपना आशीर्वाद देकर उसे विदा करेंगे। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। मैं जानती हूँ डैड, मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन मैं कभी भी आपके मान को तोड़ना नहीं चाहती हूँ। डैड, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते हैं? डिम्पल इतना कहकर रोने लगी। उसकी माँ और दादी को भी रोना आ गया था, लेकिन मिस्टर सिंघानिया अपनी बातों पर डटे हुए थे। वो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोले, माफ़ कर दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। उस विक्रम को छोड़कर उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है वो भुलाकर किसी और के साथ शादी कर सकती हो? डिम्पल विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, मैं मजबूर हूँ डैड। आपकी बेटी से बहुत बड़ा गुनाह हो गया है
जिसकी भरपाई करने के लिए उसे खुद को भी दांव पर लगाना पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटेगी। मिस्टर सिंघानिया डिम्पल का हाथ पकड़कर जैसे ही घर के बाहर करने लगे, उनकी पत्नी कहती हैं, डिम्पल हमारी बेटी है, एक बार उसे माफ कर दीजिए। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते हैं और डिम्पल को घर से बाहर निकाल देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। डिम्पल रोते हुए घर के दरवाजे के सामने घुटने के बल बैठ जाती है। विक्रम उसका हाथ पकड़ता है और कार में बैठा देता है। कुछ ही देर बाद अपने घर पहुंच गया था। घर के दरवाजे के सामने आते ही वो डिम्पल को घूरते हुए कहा, तुम अपनी जुबान को बंद रखना, समझी? मिस्टर चौहान, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, वाइफ हूँ आपकी, और आप मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं। और आज आपने जो कुछ भी किया वो मिसबिहेव? सच में मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? अभी तुमने देखा ही कहाँ है मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। ना तुम जी सकोगी और ना मर पाओगी। बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें, और इसकी शुरुआत हो चुकी है मिस सिंघानिया। ओह, मैं तो भूल ही गया, मिसेस डिम्पल विक्रम सिंह चौहान हो, सिर्फ नाम जुड़ा है। विक्रम के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। वो दरवाजे के सामने आकर डोर बेल बजाता है। अगले ही पल दरवाजा खुला। सामने रोहिणी सिंह चौहान थी, जो अपने बेटे के गले में बरमाला और साथ में डिम्पल को देखकर वो अपनी आंखें बड़ी कर लेती हैं और अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, तुम शादी करके चले आए, तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि तुम्हारी इस जल्दीबाजी के फैसले से क्या हो सकता है? तुम्हें पता नहीं है क्या, मिस्टर सिंघानिया ने अपनी कंपनी को बहुत बड़ी कीमत पर बेच दिया है, और वो भी किसी और को, जिस वजह आज तुम्हारे डैड और मिस्टर सिंघानिया के बीच कहासुनी हो गई है। हमारे बीच जो भी दोस्ती का रिश्ता था सब खत्म हो गया है। तुम्हारा रिश्ता भी तोड़ दिया था हमने, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे डिम्पल इतनी पसंद आ गई कि मैंने इससे शादी कर ली और ले आया। विक्रम डिम्पल की बाहों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तो इसे वहीं पहुंचा दो जहां से लेकर आए हो, क्योंकि इस घर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और कैसी लड़की है ये, तुमसे शादी करने के लिए मान कैसे गई? इसमें थोड़ी सी भी शर्म हया है भी या नहीं? किसी भी गैर मर्द के साथ शादी करके सीधे उसके घर पहुंच गई। और तुम, कैसी लड़की हो तुम? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती हो। इस घर की कोई बहू बनेगी तो वो कोई और है, तुम नहीं। डिम्पल इस समय सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रही थी। एक पल में ही उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम उसकी जिंदगी में खुशियां लेकर नहीं, बल्कि दुखों का पहाड़ लेकर आया है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।